आभार संचालक महोदय। जय जोहार साथियों। देखिए, हम कल रात को जब आ रहे थे तो लेट हो गए। रास्ते में धर्मा दाकड़ जी जो सरपंच साहब है, इन्होंने रुकने की व्यवस्था की थी, तो वहाँ परिचय कर रहे थे एक दूसरे से। तो जब मैंने परिचय दिया तो हमने कहा भाई मैं महावीर गुजर हूँ, भारतीय रेलवे में नौकरी करता हूँ और आदिवासी परिवार के लिए काम करता हूँ। तो परिचय दे के बैठ गए। बाद में एक साथी ने पूछा यार आदिवासी परिवार क्या काम करता है, तो वही बात मैं आपको बता के मेरी बात को विराम दूंगा। आदिवासी परिवार ना केवल भील प्रदेश टेरिटरी में, अब धीरे धीरे भील प्रदेश टेरिटरी से बाहर जाके ये लोग जो यहाँ पे काम कर रहे थे, ऐतिहासिक सांस्कृतिक शुद्धिकरण और वैचारिक सामाजिक एकीकरण, वो काम हम साथ में मिलके। आप देखिए, अब तक आदिवासी परिवार में मैं गुजर हूँ, गुजर होकर भील प्रदेश की मांग का समर्थन करता हूँ और पूरे देश भर में जहाँ पर भी भील प्रदेश की बात आती है हम लोग जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हम लोगों ने बहुत सी सांझी लड़ाइयाँ लड़ी है। उस इतिहास को वापस लाने को, उस इतिहास को लोगों को बताने की जरूरत है कि हम लोगों ने बिजोलिया से लेके मालवा से लेके आसीन तक भीलों ने, गुजरों ने, दागड़ों ने मिलकर इकट्ठी लड़ाइयाँ लड़ी है। और जब भी हम लोगों ने मिलकर इकट्ठी लड़ाई लड़ी है हमेशा जीते। आज तक हारने का कोई इतिहास में विवरण नहीं मिलता। तो ऐतिहासिक शुद्धिकरण की जो बात हम लोग करते हैं, मैं गुजर हूं, हमारे ही इतिहास को कैसे बिगाड़ा गया है उसको बताते हुए हम बताते हैं कि ऐतिहासिक शुद्धिकरण क्यों जरूरी है। मेरे एक मित्र थे, अजमेर के अंदर MDSU महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है, उसके प्रेसिडेंट के चुनाव जीते। ABP से वो मेरे मित्र थे राजवीर गुजर जी, वो चुनाव जीते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो BJP का छात्र संघ है, राजवीर गुजर ने चुनाव जीतने के बाद में अजमेर यूनिवर्सिटी में गुजरों की एक ऐतिहासिक सम्मेलन कराया और उसमें किसकी अध्यक्षता में कराया, ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है। वो अध्यक्षता करवाई सुकाड़िया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के द्वारा, जो जगदीश जी शर्मा थे, उनकी अध्यक्षता में वो सम्मेलन हुआ। तो उसमें एक दिन सम्मेलन का एक पार्ट था गुजरों की उत्पत्ति। तो सबने अपने अपने विचार रखे, बाद में वाइस चांसलर ने अपने विचार रखे। देखिए, आम आदमी अगर कोई बात कह रहा है, आम आदमी अगर कुछ गलत बोल रहा है तो वो एक अलग बात है, पर एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ वाइस चांसलर जैसे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो पूरे यूनिवर्सिटी का मालिक होता है, अगर उसके दिमाग में ऐसी गंदगी भरी हुई है तो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है यह समझने की जरूरत है। तो वाइस चांसलर ने बताया कि गुजरों की उत्पत्ति कैसे हुई। आप लोग भी, बहुत से लोग सहमत होंगे। और उसके बताने के बाद में गुजरों ने भी ताली बजाई, बहुत जोर से तालियां बजाई। ये और भी हमारे लिए शर्म की बात थी। उन्होंने बताया जी, बोला गुजरों की उत्पत्ति कैसे हुई। बोला शंकर भगवान के पास एक गाय थी, उस गाय को चराने वाला कोई नहीं था, तो पार्वती ने शंकर भगवान से कहा भाई इस गाय को चराने की व्यवस्था कर। तो शंकर भगवान ने उस गाय के सूखे हुए गोबर से एक आदमी की उत्पत्ति की और वो आदमी उस गाय को चरा कर लाता था। उसके बाद में एक दिन पार्वती जी ने कहा, बोला जी आप जैसे हमारा सांस्कृतिक जीवन है वैसे इस आदमी का भी सांसारिक जीवन होना चाहिए, इसका भी घर परिवार बसना चाहिए। तो शंकर भगवान ने उसे एक सोने का कड़ा दिया और कहा कि जा, जो तुझे जो भी जीव जगत में स्त्रीलिंग में जो पहली बार मिल जाएगा वही तुम्हारी मिल जाएगी, वही तुम्हारी पत्नी होगी। तो वो आदमी गया साहब, जाने के बाद मुझे पहले एक शेरनी दिखी, तो पहले तो वो डर गया, लेकिन उस घड़े के चमत्कार से वो शेरनी जो है एक सुंदर महिला में बदल गई, एक सुंदर महिला बन गई। और उसके बाद में उस सुंदर महिला जो शेरनी थी, उस शेरनी से बनी सुंदर महिला और उस गाय के गोबर से पैदा हुए उस व्यक्ति के आपसी संबंधों से जो संतान पैदा हुई वो गुजर है। इसलिए गुजरों को शेरनी का जाया कहा जाता है। और सब गुजरों ने तालियां बजा दी। हमारे एक साथी BL गुजर जी बैठे हुए थे, उन्होंने खींच के साथ जूत फेंका, जूत लगा नहीं। बोला माता पची हो गई, आपस में तक्की मुक्की हो गई। कुछ लोग जो देखिए, दो तरह के विचार हैं। एक लोग वो लोग हैं जो समानता को मानते हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग इक्वल हैं। आज देखिए, इनमें से MLA हैं, MP हैं, बहुत सम्मानित साथी हैं आप लोगों के। आज कोई भी यहाँ मंच पे ऐसे लगा के, कुर्सी लगा के, टांग पे टांग रख के नहीं बैठा हुआ, सब समान बैठे। एक वो विचार है। एक दूसरा विचार है जो चाहता है कि सिद्धिनुमा व्यवस्था हो, ये नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठूं, मेरे ऊपर थावरचंद जी बैठे, फिर कांतिबाई बैठे, फिर ऐसे एक व्यवस्था हो। तो इस तरह के विचार वाले जो लोग थे उन्होंने तालियां बजाई, बोला जी गुजर तो शेरनी के जाए हैं।
तो उन्होंने प्रोफेसर साहब ने वो धक्का मुक्की होगी तो बाद में वापस बैठाया। उन्होंने कहा बीएल गुर्जर जी से कि आप इनसे माफी मांगे। बीएल गुर्जर ने 2 बात कही, वो बात आज आदिवासी परिवार के मन से कह के जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं माफी मांग लूंगा, पर इन्होंने जो मेरी पूरी कौम को गाय के गोबर की पैदाइश कही है उसके लिए पहले ये माफी मांगे। और कल को मेरा बच्चा किसी महंगी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर जाएगा और वहां पे कोई उसको पूछेगा कि गुर्जरों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो क्या बताएगा कि उस गोबर में ऐसी क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई कि उससे आदमी पैदा हो गया। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये तो भला हुआ कि शेरनी मिली, अगर गधी मिल जाती तो क्या हम गधी के जाए हो जाते फिर। ये जो हमारा ऐतिहासिक जो विरोधाभास है चीजों को लेकर, हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है जो अपनी मां के गर्भ से हुआ है, और वो लोग कहते हैं कि कोई मुंह से हुआ है, कोई जांघ से हुआ है, कोई पैर से हुआ है। इसके शुद्धिकरण के लिए हम आप लोगों के बीच में आते हैं कि ऐसे कोई पैदा नहीं हुआ है, सब अपनी मां के गर्भ से पैदा हुए हैं। पहली बात, सांस्कृतिक एकीकरण की बात हम लोग करते हैं। सांस्कृतिक एकीकरण कैसा? आप यहाँ भीलों में जितने भी हम लोग क्या है, देखिए आपके यहाँ पे क्या नारा है, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं। और हमारी भाषा में, गोजरी भाषा में उसे कहते हैं कि इला ना देनी अपनी, इला बोलते हैं धरती को, इला ना देनी अपनी हालर ये हुलराए, पूत सिखावे पालने ते मरण बढ़ाई माए, ये हमारे यहाँ कहते हैं। तो सांस्कृतिक एकीकरण क्या है? आपकी और हमारी संस्कृति एक है। कैसे एक है? आप लोग खेड़ा, कांकड़, हमारे यहाँ नई नई पत्नी जब शादी होकर गांव में आती है तो पहले कांकड़ पे रोक के डोग लगाते हैं। हम लोग कांकड़ पूछते हैं, खेड़ा पूछते हैं, हम लोग कुएं को पूछते हैं, हम लोग प्रवृत्ति को पूछते हैं। हम तमाम लोग जो प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, जिनकी संस्कृति एक है। क्या संस्कृति है? कमाकर खाने की संस्कृति हम लोगों की, मांगकर खाने की संस्कृति नहीं है, ना ही दूसरे को गुलाम रखकर खाने की संस्कृति है। तो हम इन लोगों को एकत्रित होने की जरूरत है। सांस्कृतिक जो शुद्धिकरण की बात है साथियों, सांस्कृतिक शुद्धिकरण इसलिए भी जरूरी है कि हमारी अगर संस्कृति जिंदा रहेगी, हमारी बोली जिंदा रहेगी, हमारे गीत जिंदा रहेंगे, हमारे झंडे जिंदा रहेंगे, तो हमारे मुद्दे जिंदा रहेंगे। और हमारे मुद्दे अगर जिंदा रहेंगे तो हमें इतना सामर्थ्य है कि सत्ता की गर्दन पकड़ के हमारा काम करवा लेंगे। बस मुद्दों को जिंदा रखने की जरूरत है। तीसरी बात, वैचारिक एकीकरण की बात हम लोग कर रहे थे। विचारों में जो अशुद्धता आई है, कैसी अशुद्धता आई है? भीलों में देखे डिवाइडेशन कर दिया, शहरिया, पटेलिया, भिलाला, भील। हमारे गुर्जरों में भी कर दिया है, खारी गुर्जर, लोअर गुर्जर, रेवा गुर्जर, जो नर्मदा नदी के तट पे रहते हैं रेवा गुर्जर, जो गुर्जर है जो कश्मीर की पहाड़ियों में चले गए बकरवाल गुर्जर, जो बकरियां रखते हैं बकरवाल गुर्जर, जो जमीनें करने लगे बोला जी हम ओरिजिनल गुर्जर। और गर्व देखो कैसे ले रहे हैं, गर्व ले रहे हैं लोग कि हमारे बाप वो रास्ता, हमारे वो रास्ता, हम तो इससे पैदा नहीं, हम तो। हमारे यहाँ देवनारायण जी एक बड़े महापुरुष है, आपके इस इलाके में पूछते होंगे, मानते होंगे, मानते हैं कि नहीं मानते, बताइए साथियों। देवनारायण जी कोई फूल से उत्पन्न नहीं हुए, वो उनकी माँ के गर्भ से पैदा हुए। और देवनारायण जी को जिंदा रखने का, उनके मान सम्मान को जिंदा रखने का अगर किसी ने काम किया तो भीलों और बड़ाइयों ने किया है। सल्ला और बल्ला नाम के 2 भील देव जी को आसिंद से मालवा लेके गए, और जब देव जी वापस आए और राज लिया तो उन्होंने भीलों को मामा कहा और अपने इकलौती संतान, एक लड़का और एक लड़की हुआ, लड़की का नाम भीली रखा और लड़के का नाम भीला रखा। ये सांस्कृतिक एकीकरण चुनाव है हम लोगों का, जो हमने इकट्ठे होकर लड़ी है। इस प्रदेश में भीलों के बाद में धाकड़ और गुर्जर बड़ी आबादी में, जिस भी प्रदेश टेरिटरी की हम लोग बात करते हैं। आज गुर्जरों के इस मन से कहना चाहता हूँ, आपके यहाँ दक्षिणी राजस्थान में टीएसपी के अंदर एमबीसी, हमारे यहाँ गुर्जरों को अलग से आरक्षण है, एमबीसी और ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाता। किसी माई के लाल ने आवाज नहीं उठाई। ये प्रदेश मुक्ति मोर्चा और आदिवासी परिवार के लोग थे जो कह रहे थे कि टीएसपी में एमबीसी और ओबीसी का आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसलिए इन लोगों का साथ देने की जरूरत है। अब तीसरी बात आती है कि ये सब कुछ करके करना क्या चाहते हैं। देखिए, हम कोई पैदा होकर किसी मंदिर का घंटा बजाने के लिए नहीं पैदा हुए। हम लोग भी राज कर सकते हैं, हमारे बाप दादाओं ने राज किया है। हम कोई माला फट के राम 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 जप के चले जाए, ऐसा कुछ है नहीं। बस समाप्त करता हूं, हम भी राज कर सकते हैं, पर राज कैसे होते हैं? गुरु गोविंद सिंह सरदारों के 10वें गुरु हुए पंजाब की धरती के ऊपर, उन्होंने कहा है कि कोई किसी को राज ना देवे, जो ले निज बल लेवे।
कोई किसी को राज नहीं देता, जो भी लेते हैं अपने निज बल से लेते हैं। तो अपने निज बल को मजबूत करने की जरूरत है। श्री गरीब परेव नवाज, शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना ना धर्म चले और धर्म बिना सब रले मले। इस बात को समझने की जरूरत है कि ये गरीब लोगों, ये जो राज है ये शस्त्रन के अधीन है। शस्त्र क्या है? ज्ञान, वैचारिक शुद्धिकरण, सामाजिक एकता, ये जो शस्त्र है इनके अधीन राज है। और राज बिना ना धर्म चले। धर्म क्या है? हमारी सामाजिक सामूहिक जो पहचान है वो हमारा धर्म है। वो राज बिना नहीं चल सकता, इसलिए राज बिना जरूरी है और धर्म बिना सब रले मले। हमारी पहचान के बिना हम सब रले मले हैं और उन लोगों के नीचे है जिनकी तो आबादी 3% है। इसलिए हमें ऐतिहासिक सांस्कृतिक शुद्धिकरण और सामाजिक राजनीतिक एकीकरण करने की जरूरत है। इसी